अब हम लोग 2012 का पेपर देखेंगे। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि सी ऑप्शन व्यवस्था फेल हुई है। किसकी व्यवस्था फेल हुई है? स्कूल की, कॉलेज की। ठीक है, जब बच्चा फेल होता है तो मेन पॉइंट यही पे जाएगा, ना कि ये जो ऑप्शन दिए जैसे कि बच्चे ने उन उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, इस पर नहीं जाएगा। ठीक है, जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए, इस पर नहीं जाएगा। बच्चे पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, इस पर नहीं जाएगा। मेन चीज़ इस पर जाएगा, व्यवस्था फेल हुई किसकी? स्कूल की। ठीक है, तब बच्चा फेल हुआ है दोस्तों। तो ऐसे याद आपको समझना होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, यदि छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, मानसिक रूप से पीड़ित नहीं है, ठीक है, तब ये बात होगी लागू। ठीक है, व्यवस्था फेल हुई है इसकी। अर्थात सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है, मतलब स्कूल में शिक्षा नहीं मिली है सही से। ठीक है, ये सब। अब देखिए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर परीक्षा पढ़ाओ पर केंद्रित होगा। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। विद्यार्थी द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम बताते हैं। किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवाकर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो वह सबसे प्रभावशाली होगा। जैसे छात्रों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ठीक है, ये सब। देखिए, समावेशी शिक्षा है। देखिए, नंबर 1, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। सी ऑप्शन, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। देखिए, अच्छे से समझना। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। ठीक है, तो यही हो जाएगा। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? लघुत्तरात्मक, मुक्त उत्तरात्मक वाला प्रश्न, सत्य या असत्य, और लास्ट का हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्न। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, सत्य या असत्य वाला। ठीक है, अब देखिए, प्रश्नों के बारे में केवल एक लाइन लिखकर यह पूछा जाना कि वाक्य सत्य या असत्य, इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए, कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, देखिए, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बार बार ली जाने वाली परीक्षा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? आप सोचिए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये सब। ठीक है, देखिए, प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है कि विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में लचीलापन एवं छात्रों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शामिल करने। ठीक है, तो देखिए, एक बार प्रश्न को देखते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, ये सब। देखिए, किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। अब देखें, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बी ऑप्शन, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है। सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों का अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, ये सब।
देखिए, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करें, चिंतन करें, तर्क करें, अपने अनुभवों को इस प्रकार से संगठित में समंजन करें ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके। देखिए, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ए ऑप्शन, महापरीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, महापरीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की अपनी क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ये सब देखिए, विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचान कर उसमें सुधार करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विद्यालय के शिक्षक अपने छात्रों का आकलन करते हैं क्योंकि वे अपने छात्रों को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। शिक्षक को क्या, देखिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। डी ऑप्शन, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को जितना भी सिखाने के तरीकों के बारे में ज्ञात हो उससे सभी प्रकार के अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? नंबर 1, सभी की विकास दर समान नहीं होती। बी ऑप्शन, विकास रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है और यह गति कभी तीव्र कभी मंद होती है। उदाहरणतः शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और कुछ का मंद गति से होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? इसका डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे लिख लेना आप लोग। देखिए, मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास। इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी ले और उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करे। उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझ कर उसे प्रस्तुत करे और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है लास्ट में। ठीक है, अब देखिए, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का उपयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ें और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। ये उपांग डोटो पर आधारित है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। देखिए, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। देखिए, पहला, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। बी ऑप्शन, पुनर्वलन के सिद्धांत। सी ऑप्शन, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। और डी ऑप्शन, ज्ञान के निर्माण। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ज्ञान के निर्माण। देखिए, ज्ञान के निर्माण को अच्छी तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके उन्हें अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। साथ ही विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान से प्रकार जोड़ा जाता है ताकि वे नए ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर सकें। इस प्रकार की प्रक्रिया को ज्ञान के निर्माण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डॉक्टर के कारण रोता है। तो सबसे पहले सामाजिक दुश्चितता, संवेगात्मक दुश्चितता, अजनबी दुश्चितता, वियोग दुश्चितता। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संवेगात्मक दुश्चितता। देखिए, जब बच्चे को उसकी माँ के गोद से अलग किया जाता है तो उसमें मोहवश संवेगात्मक दुश्चितता उत्पन्न होती है जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक करण से तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, पहला ऑप्शन है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है। शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या? सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य यह है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन।
राज्य स्तर की ये एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है डी ऑप्शन लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह देखिए, जब किसी संस्थान या कक्षा में लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को वरीयता दी जाती है तो इस प्रक्रिया को लैंगिक पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वायोस्की वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो किस कारक पर? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा सामाजिक। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा सामाजिक। ठीक है। वागोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। किसी बालक का सामाजिकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमता का विकास होता है। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह दौड़ प्रभावित है तो प्रभावित है बी ऑप्शन गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से। ठीक है। देखिए, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाग्र न होकर कैसा है? बहुकारकी है। जिस प्रकार शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग करती है उससे प्रतीत होता है गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। ठीक है। एक शिक्षक अपने आप में कभी प्रश्न के उत्तर नहीं देखिए, एक शिक्षक अपने आप में कभी भी प्रश्न की उत्तर नहीं देते। वे विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और संज्ञानात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डॉट डॉट के रूप में आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सक्रिय भागीदारिता। डी ऑप्शन राइट होगा सक्रिय भागीदारिता। यदि शिक्षक अपने आप में कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती और यदि वह अपने से विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और संज्ञानात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो ये उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा विषय वस्तु में प्रवृत्ता। विषय वस्तु में प्रवृत्ता। ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक अपने विषय में प्रवृत्त होता है तो वह शिक्षक को अधिक प्रभावी बना सकता है। साथ ही साथ उसे अन्य विषयों के बारे में भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें विभिन्न नैतिक मुद्दों की परिचर्चा में सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। साथ ही नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को सुनाकर उनके नैतिक विकास को निर्देशित किया जा सकता है। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे क्या होता है? सी ऑप्शन है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सके। ठीक है। जैसे कोई जूनियर है वो सीनियर के साथ चर्चा कर रहा है। ठीक है। जब कभी जैसे कि कभी टीचर डे हो जाता है तो इसके साथ करते हैं तो फिर हम बच्चों का क्या होता है? सामाजिक कौशल बढ़ता है। ठीक है। ये सब आप याद रखना। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे भी पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ठीक है। सामाजिक कौशल आ जाएगा इसमें। देखिए, जब एक निरोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को तो क्या करना चाहिए? सी ऑप्शन सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगले पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो ए ऑप्शन राइट हो जाए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। देखिए, इंद्रिय गामक ये संवेदी प्रेरक अवस्था का विस्तार 2 वर्ष तक माना जाता है। 2 वर्ष तक माना जाता है। इस अवस्था में बालक व्यवहार, भाषा आदि का अनुकरण करने लगता है। दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय एवं दिशा का ज्ञान होने लगता है। 12 से 18 माह की अवस्था तक वह नवीन वस्तुओं को समझने का प्रयास करने लगता है। इसके बाद प्रतीकात्मक चिंतन, परिकल्पना आदि दिखने लगता है। कौन? बालक। आगे मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का परिणाम है। ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। डी ऑप्शन। देखिए, निम्न में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो बी ऑप्शन समस्या के प्रति जागरूकता। देखिए, किसी भी प्रकार की समस्या समाधान का पहला चरण समस्या के बारे में जानना होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा भावात्मक। अनुभविक नहीं होगा, आध्यात्मिक नहीं होगा, व्यावसायिक नहीं होगा, भावात्मक हो जाएगा बी ऑप्शन।
भावात्मक का तात्पर्य है कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव, यानी सुखद भाव जो अधिगम को सुगम बनाते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि क्या हो जाता है, ए ऑप्शन, समय तक कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा हो तब वो उबने लगता है, ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा। जब वो बच्चा किसी कार्य को लगातार करता है तो कुछ समय बाद उस काम में रुचि खत्म हो जाती है, जिससे बच्चा उबने लगता है, जिसका आशय है कि कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन देखिए। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटि डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। प्राय शिक्षार्थियों की जो त्रुटि है, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटि डॉट डॉट की ओर संकेत करती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, वे कैसे सीखते हैं। वे कैसे सीखते हैं, देखिए प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटि वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होगा प्रश्न।